नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा ऑनलाइन स्कूल यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं अनिवार्य हिंदी की प्रमुख आधार पुस्तक है आरोह। नवीनतम पाठ्यक्रम अनुसार है एनसीईआरटी की। आरोह के काव्य खंड का अध्याय संख्या 5 कवि भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा लिखित। अब इन्होंने हम जैसों के लिए किया और बच्चों के लिए भी किया। एक बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। क्या कहते हैं ये कि कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। अगर आपने अब भी पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप इन पंक्तियों से प्रेरित होइए और आज से ही नियम बना लीजिए कि हम कुछ लिख के ही सोएंगे, कुछ न कुछ जरूर लिखेंगे, कुछ न कुछ पढ़ के ही सोएंगे। जो पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक 24 घंटों में से आप यूं ही व्यर्थ में ही सोने में गुजार देते हैं। कुछ बच्चों की थी, अगर सुनने में आता है तो 15-16 घंटे तो वो यूं ही गुजार देते हैं। तो आपके करियर बनाने की दिशा है। अब आप कब करेंगे? मैं थोड़े दिन पहले एक बच्चे से मिली थी, उससे पूछा बेटा क्या चल रहा है? कुछ नहीं, स्कूल से जब वर्क आना शुरू होगा तब पढ़ेंगे। अब सोचो, आप कक्षा 11th के स्टूडेंट हो तो आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। और विशेष रूप से इन पंक्तियों को पढ़कर तो आपको समझ ही जाना चाहिए कि जिस जगह जागा सवेरे, यानी जब आप अपने बारे में, जब आपको इस चीज़ का ज्ञान हो जाए उसी दिन से समझ लीजिए कि आप जग गए हो और उस जगह से आपके आगे बढ़ने का समय आ गया है, आप जागृत हो गए हैं। तो अब ही शुरू कर दीजिए अपने करियर की दिशा का पहला स्टेप। आप यूं निठले बैठे ठाले मत गुजारिए। तो आइए भवानी प्रसाद मिश्र जी की इन प्रेरणात्मक पंक्तियों के साथ हम इनका जो जीवन परिचय है हम वो भी पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था सन 1913 टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में। और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि, यानी संस्कृत में भी लिखी है। इनको इनकी रचनाओं के आधार पर प्रमुख सम्मान भी मिले हैं। साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्म श्री से भी इनको अलंकृत किया जा चुका है। और इनकी मृत्यु हुई थी सन 1985 में। अब इसके साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था, यानी सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व के साथ साथ जो कवि ने अपना योगदान दिया है, किसमें? राष्ट्रीय आंदोलन में जो अपना सक्रिय योगदान दिया है, उसमें उन कवियों में इनका भी प्रमुख स्थान माना जाता है। ये भी गांधीवाद में आस्था रखने वाले थे। इन्होंने गांधी वांग्मय के हिंदी खंडों का संपादन भी किया और गांधी जी के कविता और गांधी जी के बीच सेतु यानी एक पुल का काम भी किया। इनकी जो कविता है एक हिंदी की सहज लय की कविता है और इनका संबंध, जो इनकी सहजता का संबंध है, वो गांधी जी के चरखे की लय से जोड़ा हुआ है। इसलिए इनको कविता का गांधी उपमा भी दी गई है। तो ये आपको ध्यान रखने योग्य है, कविता का गांधी किसको कहा जाता है। ठीक है। मिश्र जी की कविताओं में बोल चाल के गद्य रचना के जैसे लगता है। इनकी जो रचना है कविता, वो पद्य के जैसे नहीं लगकर गद्य के रूप में लगती है। वाक्य विनाश यानी जो वाक्य की रचना है वो कविताओं में बदल देने की इनकी अद्भुत क्षमता है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है।
जब ये किसी विषय को उठाते हैं तो उसको घरेलू बना लेंगे, जैसे आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग लगने लग जाती हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति एक आत्मीय स्वर प्रस्तुत करते हैं। प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी, जिसमें श्रृंगार उद्दाम यानी प्रेम और श्रृंगार के बजाय सहजीवन का यानी एक साथी का सुख दुख का जीवन और प्रेम की व्यंजना कैसी होती है उसको प्रस्तुत किया है। और नई कविता के दौर में मिश्र जी ने व्यंग्य और शोभ यानी दुख भी प्रकट किया है कविता में। गांधीवाद पर इन आस्था होने के कारण इनको अहिंसा इन्होंने सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति बनाया यानी रचना का बनाया था। अब जो प्रस्तुत कविता दी गई है घर की याद, एक तो 10वीं के बाद जो बच्चे बाहर जाते हैं उनको वैसे भी घर की याद बहुत सताती है। और यहाँ कवि ने घर की याद ये कविता कब लिखी, घर के मर्म का उद्घाटन किया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती यानी बहुत दुख देती है, दूर रहना। अब कवि को दूर क्यों रहना पड़ा था, यानी वो आंदोलन के कारण जो अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन जो चलाया गया था, राष्ट्रीय आंदोलन, तो उसमें कवि को भी जेल जाना पड़ा था। तो जब कवि जेल में बैठा था तो उसको एक एक करके सारे घर के लोग स्मृत संसार में यानी कैसे एक एक करके आते हैं और सुंदर क्या बहुत ही मार्मिक याद आती है। जिन बच्चों को नहीं आएगी उनको भी घर से दूर रहने की कल्पना से ही उनको ये रचना समझ में आ जाएगी, यानी उसको महसूस करवा देती है। अब कवि जेल में है, पहला देखिए पहला अंश, कवि जेल में है, ठीक है, और बाहर भयंकर बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ बारिश हो रही तो कवि उसको देखकर क्या कह रहा है कि आज पानी गिर रहा है, यानी जेल के अंदर बंद कवि को बाहर होती वर्षा दिख रही है कि यानी आज बारिश हो रही है। पानी गिर रहा है मतलब बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है यानी मूसलाधार बारिश हो रही है, बहुत अधिक, रात भर गिरता रहा। और ये बारिश कब से हो रही है, पिछली रात से ये बारिश हो रही है। प्राण मन गिरता रहा है और ऐसी बारिश को यानी ऐसे वातावरण को देखकर मेरा मन और प्राण, किसको, प्राण और मन दोनों ही किसको गिरता रहा है, दोनों ही गिर रहे हैं, अर्थात धैर्य खो रहे हैं। मुझे घर की याद आ रही है, बहुत पानी गिर रहा है और बहुत ज़्यादा पानी यानी बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है और घर नज़र में तिर रहा है और मेरे दृष्टि में यानी मेरी आंखों में घर तिर रहा है, यानी मेरे घर की याद मुझे सता रही है। क्यों, क्योंकि घर की मुझसे दूर है जो, क्योंकि मेरा घर मुझसे दूर है और क्योंकि वो घर खुशियों का पूर है, जो पूर यानी राज्य होना, भंडार है, ठीक है, यानी मेरा घर कैसा है, खुशियों का भंडार है। आया ना समझ में। तो यहाँ कवि बाहर होती मूसलाधार बारिश को देखकर जो उसका प्राण और मन जो घबरा रहे हैं, घर की याद उसको सता रही है, उसका यहाँ पे वर्णन किया है। तो बरसात को कवि कहाँ से देख रहा था, या कवि बारिश को देखकर क्या महसूस करने लगा था, और कवि ने अपने घर को खुशियों का भंडार क्यों कहा है, क्योंकि प्रत्येक का घर खुशियों का भंडार ही होता है, ठीक है। अब देखिए कि घर में अब कवि आगे क्या कह रहा है, आगे कि घर में 4 भाई। अब कवि को एक एक करके किसकी आएगी, अब याद तो सताएगी ही, ठीक है। अब एक एक करके याद सताती है तो सारे याद आएंगे। कवि के घर में कितने सदस्य हैं, देखो घर में 4 भाई, कवि के 4 भाई हैं, यानी मेरे घर में 4 भाई हैं, मायके में बहन आई है और मेरी बहन भी अपने मायके में, यानी मेरी विवाहिता बहन भी अपने मायके में आज आई होगी। बहन आई आज बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अब यहाँ परिताप के घर यानी कवि ने व्यक्त क्यों किया है कि जब वो अपने पिता के घर आई होगी तो उसने सोचा कि वो सबसे मिलेगी, लेकिन जब वो मुझे नहीं पाएगी तो उसको तो वो दुख का घर ही लगेगा, कष्ट
वाला ही लगेगा कि घर की घर में सब जुड़े हैं, यानी सब, यानी घर की घर में सब जुड़े हैं। यहाँ कवि ने बहुत सुंदर संदेश दिया है। देखो, घर के सदस्य को सबको एक दूसरे से जुड़कर रहना चाहिए, घनिष्ठ प्रेम होना चाहिए, कि हमारे घर में सब में एक दूसरे के प्रति प्रेम है, सबकी इतने कब जुड़े हैं। और कवि को यानी ऐसा भाईचारा हर जगह देखने को नहीं मिलता है जो प्रेम कवि को अपने घर के सदस्यों में दिखता है। 4 भाई 4 बहनें, यानी कवि के 4 ही भाई है और चारों ही बहनें हैं। ठीक है, तो भुजा भाई प्यार बहनें, और जो भाई है वो किसके समान, भुजा के समान, यानी एक दूसरे के सहायक है। और बहनें कैसी हैं, यानी स्नेह का भंडार है, प्रेम का भंडार है, वो प्रेम लुटाती हैं भाइयों पर। भाई तो भुजा के समान एक दूसरे का, यानी जैसे अपने हाथ की भुजाएं सहयोग करती हैं, वैसे ही चारों बहनें भी क्या करती हैं, प्रेम लुटाती हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो आप एकदम सीधे सरल शब्दों में इसका वर्णन हुआ है। कवि को घर की याद सता रही है तो मार्मिकता का, स्नेह का संदेश दिया है। तो भाव सौंदर्य यदि आपसे पूछा जाए तो आप इसमें तो ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, आप अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, भुजा भाई प्यार बहने में क्या है, अलंकार है, यानी भाइयों को भुजा के समान बताएं, बहनों को प्यार का भंडार के समान बताएं तो उपमा अलंकार है। ठीक है, और घर आदि शब्दों की आवृत्ति होने से कौन सा, कि घर की घर में, या घर और घर, एक घर तो हो गया वो भवन, ठीक है, और दूसरा घर हो गया परिवार, दूसरे का अर्थ हो गया। तो जब शब्द की आवृत्ति हो और अर्थ अलग हो तो यमक अलंकार। ठीक है, बाकी भाषा सरल है, सहज है, और छोटे छोटे तुकात्मक यानी तुक मिलान भी किया हुआ, देखो है बहने ने ऐसे। ठीक है, और अनुप्रास अलंकार तो सहज रूप में आया ही आया है। तो जहाँ कहीं चूक जाऊँ तो आप वहाँ पद संख्या लिख के कि इसमें कौन सा काव्य सौष्ठव या भाव सौंदर्य क्या होगा तो आप वहाँ पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, वहाँ लिख के आपको बता देंगे। अब आगे देखिए कि भाइयों को याद किया, और फिर आगे 1 मिनट ऊपर है 4 पद ऐसे करके फिर 4 पद ऐसे दिए हुए हैं। ठीक है, और देखिए आगे क्या कहता है कवि, कवि कह रहा है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी, और मेरी माँ तो पढ़ी लिखी भी नहीं है। ठीक है, और वो मेरे दुख में तो बहुत ज़्यादा गड़ी हुई यानी डूबी हुई है। बेटा जब दूर होता है जेल में तो किसकी माँ को दुख नहीं होता है, और कवि तो किस लिए, अपने देश के लिए ही जेल गया है। तो माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। देखो, माँ की ममता को सबसे श्रेष्ठ बताया है कवि ने, विशेषता भी बताई है। यानी कवि ने माँ के प्रति जो कवि ने अपने शब्द किए हैं तो उससे क्या व्यक्त होता है, यानी माँ के प्रति कवि का प्रेम व्यक्त हुआ है, जो कि जायज़ है। माँ क्या होती है, ममता की छाँव होती है। ठीक है, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। यदि उसको लिखना आता तो शायद मेरे तक वो पत्र भी भेजती। उसकी माँ कैसी है, स्नेह का भंडार है, यहाँ तक भी पसारा है। और कवि को जेल में भी अपने माँ का प्रेम महसूस हो रहा है। तो कितना सुंदर भाव किया, देखो माँ की ममता और वात्सल्य रस का यहाँ कवि ने वर्णन किया है। जो स्मरण आएगा तो एक एक करके सभी घर के सदस्यों का आता है इसलिए। और स्नेह धारा में स्नेह रूपी धारा, तो यहाँ पे रूपक अलंकार भी है। ठीक है, बाकी सरल सहज भाषा व्यक्त हुई है, तुकबद्ध किया हुआ, तुक मिलान किया हुआ है। आगे देखिए, माँ, देखो भाई बहन को कर लिया, फिर माँ, अब आए पिताजी याद आए। देखो कवि को एक एक करके सब याद आते हैं। तो यानी पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के भी लिए नहीं आया, यानी वो वृद्ध होते हुए भी उसमें वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। वो अभी मन से बूढ़े नहीं हुए हैं, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, अभी भी वो बहुत दूर तक दौड़ लगा आते हैं। उनके
हृदय में एक युवाओं का जैसा जोश है, युवाओं जैसा उत्साह समाया हुआ है और वो बहुत अधिक खिलखिलाते भी रहते हैं। यानी वो मन से बुढ़े नहीं हुए हैं कि मौत के आगे न हिचके, उनके सामने यदि साक्षात मौत भी आ जाए तो भी वो हिचकते नहीं है, वो उनका मुकाबला कर सकते हैं। शेर के आगे न बिचके, बिचके यानी डरना, वो कभी शेर भी सामने आ गया तो भी वो घबराए नहीं। बोल में बादल गरजना, बोल में बादल गरजना मुहावरे का प्रयोग हुआ है, यानी वाणी में जोश झलकना, काम में जंजाल रजता, और जब वो काम करते हैं तो आंधी तूफान जैसा काम करते हैं। तो यहाँ कवि ने क्या किया है, अपने पिता के व्यक्तित्व के गुणों का चित्रण किया है। ठीक है, और इसके अलावा इतने हिम्मती और साहसी क्यों हैं, क्योंकि वो स्वस्थ हैं और उन्होंने व्यायाम को ही अपनी दिनचर्या बना रखा है। आगे देखो, आगे दे रखा है वैसे इसमें कैसे। ठीक है, और उपमा दी गई है, बोल में बादल गरजने की, इन काम में तूफान, जब वो काम करते हैं ऐसा लग रहा है आंधी तूफान कितनी फुर्ती से आते हैं, और उनकी काम की जो काम करने का है उसको भी किसकी उपमा दी है, आंधी तूफान की, इसलिए। ठीक है, अब आगे देखिए और क्या होता है। आज गीता पाठ करके, कवि को याद तो आ ही रहा है, दिनचर्या भी याद आती है अपने पिता की, तो यानी आज गीता पाठ करके, गीता जी का पाठ करके, दंड 260 करके, दंड 260 करने का मतलब क्या है, यानी उसके पिताजी को नियमित जो दिनचर्या है वो नियमित पूजा पाठ भी करते हैं, और उसके बाद उन्होंने क्या करते हैं 260 दंड यानी उठक बैठक करते हैं, ताकि शरीर में चुस्ती यानी वो एक्टिव बना रहे वो। इसलिए व्यायाम करने के लिए उस पहले शरीर को वार्म अप करते हैं ना, उसके लिए वो उठक बैठक लगा के फिर क्या करते हैं, फिर वो व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने के लिए क्या किया होगा कि खूब मुगद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, मुगद्दर यानी व्यायाम करने हेतु एक लकड़ी का ऐसे उपकरण बना होता है ऐसे, ठीक है, जिसको हाथ में लेकर हिलाया जाता है। ठीक है, दोनों मुठों को मिलाकर निश्चित स्थान पर भी उन्होंने रखा होगा, जबकि नीचे आए होंगे, यानी गीता पाठ करके व्यायाम आदि करके जब वो नीचे आए होंगे तो नैन जल से छाए होंगे, तब उनके नेत्रों में आंसू आए होंगे। क्यों? क्योंकि हाय पानी गिर रहा है, गर नजर में तिर रहा है, यानी उन्होंने अपने बेटे को नहीं पाया होगा। अब जब बेटा नहीं मिला होगा तो वो बहुत अधिक व्याकुल हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। और इस समय बाहर भी बारिश हो रही है और मेरी आंखों में भी बारिश हो रही है, और मेरी आंखों में मेरे घर और घर के सदस्य सारे एक एक करके तिर रहे हैं। अब देखिए, 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे नजर उनको पड़े होंगे। यानी कवि के पिता की आंखों में आंसू क्यों आए होंगे, यानी कवि के यानी 4 भाई और 4 बहनें थे। चारों भाई कैसे थे, एक दूसरे के सहायक, और बहनें कैसी थी, प्यार का भंडार। जब उनको खेलते हुए देखा होगा या आंगन में उनको खड़े देखा होगा, और जब उन सब के ऊपर कवि के पिता की नज़र पड़ी होगी तो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, यानी मेरे वो पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण के भी लिए नहीं आया था, वो रो पड़े होंगे बराबर। 5वें यानी कवि का नाम लेकर वो तो रो ही पड़े होंगे। ठीक है, कितनी देखो कवि करुण मर्म स्पर्शी वर्णन किया है कवि ने। ठीक है, पिताजी इतने दृढ़ रहे, कभी रोए ही नहीं होंगे, लेकिन वो मेरे को याद करके तो अवश्य रोएंगे। अब देखो किस तरीके से यहाँ ये कवि है, बाहर पानी बरसता हुआ दिख रहा है और कवि किस तरीके से महसूस कर रहा है, क्या महसूस कर रहा है वो देखो। अब कवि ने अपने आप को, यानी जब मेरे पिताजी ने मुझे नहीं पाया होगा तब क्या होगा कि 5वां मैं हूँ अभागा, यानी वो अपने पिता के प्रति पिता का अपने बेटों के अपने प्रति जो प्यार का समर्पण देखा, तो उसने देखा है कि मैं ही मेरे पिता का वो 5वां अभागा पुत्र हूँ।
जिसे पिता तो क्या कहते हैं, मुझे तो सोने पर सुहागा, चारों भाई सोने जैसे हैं। और कवि को क्या कहते हैं, सोने पर सुहागा, यानी मुहावरे युक्त शैली का प्रयोग हुआ है, मुहावरा है ये। सबसे श्रेष्ठ होना, यानी चारों बेटे अच्छे हैं, लेकिन उन सभी से श्रेष्ठ कवि हैं। क्यों? पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं, वो हमेशा मुझे ऐसा ही कहते रहे हैं कि आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे। आज उनको वो सोने वाले बेटे, चारों बेटे किसके आगे फीके लगे होंगे? कवि के आगे। यानी कवि क्या कर रहा है, अपने देश के प्रति त्याग और समर्पण के चलते वो जेल में आया है ना, इसलिए तो तुच्छ लगे होंगे उनके ये बेटे कवि के सामने, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। क्यों? कवि को क्या लग रहा है कि कवि, वो सब तो उनके पिता के पास के घर में ही हैं, लेकिन सब कारागार में ही बंद हैं। ठीक है। और माँ ने कहा होगा, और कवि को इस तरीके से रोता हुआ देखकर या व्याकुल देखकर कवि कह रहा है कि जब मेरे पिता को इस तरीके से देखा होगा तो मेरी माँ ने उनको क्या कहा होगा, देखिए। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, यानी माँ को भी ये कहते हुए उनकी आंखों में भी दुख बह रहा होगा। और जब पिताजी को मेरी याद आई थी तो उनकी आंखों में पानी भराया था। तो कवि क्या कहता है कि मेरी माँ भी कह रही है, आंखों में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। यानी आप क्यों आंसू बहाते हो, वहाँ जेल में हमारा भवानी अच्छा ही होगा, ठीक तरीके से रह ही रहा होगा। वह तुम्हारा मन समझकर, यानी आपका मन भी तो था ना कि देश के प्रति सेवा करने का, तो आपके इस मन को समझकर ही, आपकी बातों को समझकर ही, तो अपनापन समझकर ही तो वो गया है, सो ठीक ही है। वो जेल गया है तो ठीक ही किया है, आपके लिए किया है, और ये तुम्हारे लिए की है, ये तो वो तो आपकी परंपरा पर ही गया है। ठीक है। यानी जैसा आप चाहते थे वैसा ही किया है, यानी आपने जैसा उसको रास्ता बताया, जैसा आपने उसको संस्कार दिए हैं, उसने तो वैसा ही किया है। यदि पांव जो पीछे हटाता, और यदि वो ऐसा करने से अपने कदम पीछे हटा लेता, यानी आज़ादी के संघर्ष करने से वो घबरा जाता, तो कोख को मेरी लजाता, तो वो शायद मेरे कोख को भी लजा देता कि मैंने कैसा बेटा पैदा किया है। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। आप इस तरीके से कच्चे मत होइए, नहीं आप इस तरीके से हिम्मत मत छोड़िए। आपको यदि इस तरीके से रोता हुआ देखेंगे तो हमारे अपने दूसरे बच्चे भी रो पड़ेंगे, तो उनको कैसे चुप कराएंगे, वो भी अपना धीरज खो देंगे। तो कवि ने कैसे, देखो कवि ने भाषा सरल सहज भाषा में, अब ये कैसे है, गद्य की शब्द, गद्य की पंक्तियाँ ये, अब गद्य की पंक्तियों को भी कविता के रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है, इसलिए इनको कविता का गांधी भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे अलंकार ज़्यादा दूसरा ऐसा कुछ है नहीं, अनुप्रास अलंकार ही है, तुकबद्ध रचना की गई है, और मुहावरों का प्रयोग भी किया है, पाँव पीछे हटाना है, कोक का लजाना है। ठीक है। अब आगे देखिए कि ये इधर पिताजी ने कहा होगा, जब माँ ने उनको इस तरीके से धीरज बंधाया तो पिता ने वापस क्या कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, और ये कहते हुए उनको कितना दुख सहन करना पड़ा होगा। कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं कहाँ रोता हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ, कहाँ मैं कहाँ रो रहा हूँ, नहीं मैं तो बिल्कुल ही नहीं रो रहा हूँ। वो इस तरीके से अपनी जो भीतर की वेदना है, कहाँ मैं तो धैर्य भी नहीं खोता हूँ, मैं तो बहुत हिम्मत वाला हूँ। कवि कह रहा है कि इस तरीके से वो कहते हुए उनको अपने भीतर ही भीतर कितना दुख महसूस हुआ होगा। अब कवि संदेश देते हुए कहता है, यानी बाहर बारिश हो रही है, यानी मूसलाधार बारिश कब होती है, श्रावण मास में ही होती है, तो कवि उसको संबोधित करते हुए कहता है, किसको, सावन को, हे सजीले हरे सावन। अब यहाँ हरे विशेषण शब्द का प्रयोग किया है, सावन के लिए हरे विशेषण शब्द का प्रयोग देखो। ठीक है। हे मेरे हरे सावन, सजीले यानी सबको सजा देने वाले सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम कैसे हो, हे मेरे पवित्र पुण्य आत्मा, तुम बरस लो वे न बरसे, तुम खूब घनघोर बरसो, तुम बरसोगे
तो लोग हरे भरे रहेंगे, लेकिन वे न बरसे, लेकिन मेरे घर वाले मेरी याद में न बरसे। पांचवे को वे न तरसे, यानी अपने पांचवे बेटे यानी मुझे याद करके उनकी आंखों में आंसू नहीं आए। मैं मजे में हूँ, तू उनको संदेश देना ऐसा क्या कि मैं मजे में हूँ, सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है। मैं मजे में हूँ, ये बात सही है, लेकिन दुख किस बात का है कि मैं घर पर नहीं हूँ, बस यही है। यह कवि कह रहा है, यानी संदेश देते हुए कह रहा है पिताजी से कहना कि मैं अब जेल में पूरी तरीके से कुशल मंगल से हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। केवल सोचने लायक बात यही है कि मैं घर पर नहीं हूँ, बाकी मुझे कोई कष्ट नहीं है। किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन यही बस क्या है, बहुत बड़ा बस है, यानी बहुत बड़ा दुख है। ये इतना सा बस ही बहुत बड़ा बस, इसी बस से सब विरस है, और इस इतने से बस से यानी मैं घर पे नहीं हूँ, इसी के कारण सब कैसा है, आनंद से हीन है। ठीक है, और यही मेरे दुख का कारण है। किंतु उनसे यह नहीं कहना, किंतु तुम उनसे ये मत कहना, और उन्हें देते हुए तू धैर्य मत खोना, अपना धीर रहना। उन्हें कहना कि मैं कवि हूँ तो मैं लिख रहा हूँ, उन्हें कहना कि मैं पढ़ भी रहा हूँ। काम करता हूँ ये भी कहना तू कि मैं काम करता हूँ, नाम करता हूँ कि कहना, और मैं नाम भी करता हूँ आपके, यानी उनके लिए मैं, यानी उनका नाम हो, मैं ऐसे काम भी करता हूँ। चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। ठीक है, कवि यहाँ क्या कह रहा है कि उनके पास जाकर ये कहना कि जेल में सब उसको चाहते हैं सब लोग कहना। तुम वहाँ जाकर ये संदेश देना कि जेल के सभी लोग मुझे बहुत चाहते हैं, और आप मत करो कुछ शोक। तुम उनको कहना कि आप मेरे लिए शोक यानी दुख मत करो, और कहना मस्त हूँ मैं कैसा हूँ, मस्त हूँ। काटने में मस्त हूँ मैं, काटने यानी चरखा काटने में मैं व्यस्त रहता हूँ। ठीक है, जेल में नित्य रूप से चरखा काटता हूँ। वजन 70 शेर मेरा, और मेरा वजन भी कितना है, 70 किलो मेरा वजन भी है, तो आप मेरी वजन की चिंता भी मत करना। और भोजन ढेर मेरा, और मैं खूब भोजन खाता हूँ। ठीक है, कवि यहाँ ऐसा संदेश क्यों देना चाहता है, कहीं उसके घर वाले ये सोचकर दुखी नहीं हो कि क्योंकि जेल में जो देश के लिए आंदोलन हुआ था, और उसके लिए जब जेल में भेजे गए थे तो वहाँ भोजन की व्यवस्था होती नहीं है, वहाँ उनसे जी भरकर काम तो ले लिया जाता था, और अत्याचार भी खूब करते थे, मानसिक वेदनाएं दी जाती थी। कक्षा 9th में कैदी और कोकिला करके एक रचना है, उसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि किस तरीके से अंग्रेजों ने मानसिक और यातनाएं दी थी शारीरिक। तो यहाँ कवि यही कह रहा है कि कहीं मेरे घर वाले उन सबको सुनकर या देखकर ज़्यादा दुखी नहीं हो जाए, तो इसलिए वो ऐसा संदेश भिजवा रहा है कि मैं मस्त रहता हूँ, चरखा काटने में व्यस्त रहता हूँ, वजन भी मेरा अच्छा खासा है, और भोजन भी कवि क्या कह रहा है, मेरा ढेर सारा है। कूदता हूँ खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। कवि क्या कह रहा है कि मैं तो अच्छे से खेलता कूदता रहता हूँ, और दुखों को भी ठेलता यानी दुखों को भी हंसकर झेल लेता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो न कहना अस्त हूँ मैं, और यही कहना तुम कि मैं तो कैसा हूँ, मस्त रहता हूँ, मैं तनिक भी दुखी हूँ, तो ऐसा कुछ भी मत कह देना वहाँ पे। ठीक है, और क्या कहता है, हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना। हाय रे तू ऐसा कुछ भी मत कह देना कि मैं यहाँ जेल में उदास सा रहता हूँ, कि जो वैसा न कहना। जो तेरे को दिख रहा है कि मैं यहाँ रोता हूँ, दुखी रहता हूँ, जो दिख रहा है वैसा तू मत कहना, ऐसा न कहना, और ऐसा ही तू वहाँ जाके बोलना, कैसा जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तू गलती से ये मत कह देना कि मैं यहाँ चुपचाप रहता हूँ या मैं बोलता नहीं हूँ किसी से, ये मत कह देना। कह न देना जागता हूँ मैं, आदमी से भागता हूँ मैं। कभी कह रहा है कि तू वहाँ ऐसा है, वहाँ पे ऐसा मत कह देना
कि मैं दुखी रहता हूँ, मैं रात भर सोता नहीं हूँ, जागता रहता हूँ और मैं आदमियों से दूर दूर रहता हूँ, मैं अकेला सा रहता हूँ। तू ऐसा कुछ भी मत कह देना। ये जो कवि कह रहा है और यहाँ जो कवि की जो वास्तविकता है वो यहाँ कवि ने बताई है। ये कह मत देना कि मौन हूँ मैं, तू ऐसा मत कह देना कि मैं वहाँ चुपचाप सा रहता हूँ, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं। और ऐसा भी मत बता देना कि मेरे वहाँ उनके सामने तू सोच समझ कर बोलना। क्यों? क्योंकि मेरे पिताजी अगर तू ऐसा कुछ भी बोलते हुए अगर बहक गया, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक नहीं देना। यदि तू ऐसा वैसा बोल दिया, उनको शक हो गया तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो मेरे बारे में तू ऐसा कुछ भी मत बोलना, जैसा तेरे को यहाँ मैं दिख रहा हूँ, तो जो मैं कह रहा हूँ तू वो वहाँ पे जाके वैसा ही कहना। ठीक है। फिर देखिए, हे सजीले हरे सावन, हे सजीले मेरे हरे भरे सावन, मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच वे को वे न बरसे। तुम खूब बरसो, पर ऐसी कोई भी बात तुम मेरे पिताजी के आगे मत कह देना कि वो अपने पांचवें पुत्र यानी मेरी याद में वो तरसने लगे, मन ही मन अपने आप को कोसने लगे कि मेरे कारण वो जेल में बैठा है। ठीक है। तो आया यहाँ पर आपको समझ में? देखो, सरल सुंदर सहज खड़ी बोली भाषा में कविता की रचना की गई है, वाक्य योजना भी छोटी है। ठीक है। और मार्मिक या वात्सल्य रस का यहाँ पे वर्णन हुआ है। कवि का अपने घर वालों के प्रति जो प्रेम व्यक्त हुआ है, यहाँ कवि की इन पंक्तियों से संदेश भी मिलता है कि हमें घर में परस्पर एक दूसरे का सहयोग करके चल रहना चाहिए। ठीक है। अब प्रश्न उत्तर देखिए कि पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के गिरने में, इन दोनों में क्या संबंध है? तो इन दोनों में क्या संबंध है कि रात भर वर्षा जब होती है तो रात भर पानी बरसने से एक मौसम अच्छा तो होता है, लेकिन इस सुहावने मौसम में जब हम घर के सदस्यों के साथ में रहते हैं तो उनकी याद सताती है। तो कवि को भी वो पानी के रात भर गिरते रहने से उसके भी प्राण और मन घबराने लगे और वो भी बेचैन होकर उसमें वो बिताए गए सारे उसको दिन याद आने, एक एक करके, वो जैसे पानी की बूंदें बरसती हैं वैसे एक एक करके उसको सारे घर के सदस्य याद आने लगते हैं। ठीक है। दूसरा है कि मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? क्योंकि एक विवाहिता बहन जब अपने घर अपने मायके आती हैं तो वो सभी घर के सदस्यों को साथ में देखना चाहती हैं। ठीक है। और वो मन में बहुत सारी उमंगें लेकर आती हैं कि सबसे मिलूंगी, अच्छे से रहेंगे, खूब आनंद से रहेंगे। ठीक है। और जब उसको अपना कवि भाई जो भवानी भाई है वो अगर नहीं मिलेगा तो उसको बहुत अधिक दुख या कष्ट लगेगा, इसलिए कवि ने उसको परिताप का घर कहा है। प्रश्न संख्या 3 देखिए, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है? यानी उसमें आप जैसे ऐसे लिख सकते हो, जैसे नियमी, ठीक है, और हिम्मत वाले, ठीक है, और देश प्रेमी या देश के लिए त्याग व बलिदान की भावना, ठीक है, और क्या धर्म परायण या धर्म में आस्था रखने वाले। ठीक है। तो इनके आधार पर हम लिख सकते हैं। नियमी में देखो गीता पाठ करके आए होंगे वो, हिम्मत वाले में उनके काम का जो करने का तरीका है वो लाइन आप यहाँ डाल के लिख सकते हैं। देश प्रेमी यानी जब कवि की माँ कवि के पिता को कहती हैं कि आपकी लीक को ही उसने समझा, मन को समझा, तो यानी कवि के पिता का भी देश के प्रति त्याग और समर्पण की भावना थी। तभी कवि उनका मन रखने के लिए ही या उनके द्वारा मिले संस्कार के कारण ही वो गए थे। धर्मपरायण यानी गीता जी का पाठ करना, वो उनकी धर्मपरायणता को ही दर्शाता है। ठीक है। नियमित पूजा पाठ करना। ठीक है। आप इनकी विशेषताओं के आधार पर आप लिख सकते हो। प्रश्न संख्या 4 देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में वश शब्द के प्रयोग की
विशेषताएं बताइए। तो यहाँ निम्नलिखित पंक्ति देखो, मैं मजे में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है। तो यहाँ पे बस 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 शब्द की आवृत्ति हुई है, लेकिन शब्द कितनी बार आया है? 4 बार आया है। ठीक है, वो पहले बस किंतु बस यही है कि घर नहीं हूँ, यह बस बस बस। तो इन जो बस की जो आवृत्ति हुई है उसके लिए इनमें पहले वाले जो बस के हैं उसके लिए तो केवल, उसका अर्थ केवल लिया जाएगा। और जो तीसरी बार जो बस का प्रयोग किया गया है, ये बड़ा बस है, इसका मतलब हो जाता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो यहाँ यमक अलंकार का चमत्कार किया गया है। कवि ने भिन्न भिन्न स्थितियों को दिखाने के लिए ही कवि ने इस शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, फिर 5वां देखिए, अंतिम 12 पंक्तियों में पढ़कर कल्पना करनी है कवि अपनी किस स्थिति व मन स्थिति को परिजनों से छिपाना चाहता है। जो अंतिम पंक्ति है ना कि भी जब उन्होंने इसमें राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया था तो अंग्रेजों ने उनके ऊपर शारीरिक और मानसिक यातनाएं दी थी। तो इस वजह से कभी भी जब अपने घर में रहता है तो उन सबको घर के सदस्यों की याद आती है, सबसे ज़्यादा किससे लगाव होता है, या जेल के लोग उसको अच्छे नहीं लगते हैं, वो उन सबसे दूर रहता है और हर समय एकांत में पड़ा रहता है और किसी से बात नहीं करता है, रात भर जागता रहता है, यानी कभी को नींद नहीं आती है। तो इस प्रकार ये जो अपनी मनस्थिति है वो उसको अपने किससे, अपने परिवार वालों से छिपाना चाहता है, ताकि उसके परिजन उसकी इस स्थिति को याद करके और ज़्यादा दुखी नहीं हुए। एक तो वैसे भी दुखी है कि वो यानी कभी जेल में है, इससे भी उसके परिजन दुखी हैं, और मेरी जब इस स्थिति के बारे में उनको पता चल गया तो वो और भी ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। इसलिए वो सावन के माध्यम से संदेश भेजते समय अपनी इस मन स्थिति को छुपाना चाहता है। ठीक है, कविता के आसपास में ये देखिए, कविता के आसपास के प्रश्नों में देखिए कि ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिसमें प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेशवाहक के रूप में की है। संदेशवाहक के रूप में यानी किन किन कवियों ने प्रकृति को संदेशवाहक के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसके लिए मैं आपको PDF एक लिंक बता दूंगी, क्योंकि जिन जिन कवियों ने की है मैंने उन कवियों की रचनाओं को शब्दबद्ध किया है। तो यहाँ पूरा बताऊंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए समय की बचत करते हुए मैं PDF में अपलोड कर दूंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, फिर दूसरा है कि घर से अलग होकर आप घर को किस तरीके से याद करते हैं वो आपको लिखना है। तो आप जब घर से दूर होंगे, या कल्पना भी कर लीजिए कि आपको जब घर से दूर रहेंगे तो आपको किस तरीके से याद आएगी, तो वो आपको शब्दबद्ध करना है। ठीक है, यानी हम तो सहज रूप में हैं और मनुष्य हैं, सब एक दूसरे के पास ही रहना चाहते हैं। अभी तक तो हमारी संस्कृति को जो जिस रूप में जीवित है हमें आगे भी उसको बनाए रखना है। तो हमारी यही मानव की सहज स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वो एक दूसरे के प्रति जुड़े रहे। रोजगार की दृष्टि में रोजगार की खोज में वैसे दूर जाना पड़ता ही है, लेकिन भावनात्मक रूप से एक दूसरे से जुड़े रहे, वो होना चाहिए। ठीक है, फिर भी यदि आप कहीं घूमने गए हो या किसी कैंप में गए हो, और कई बार ऐसा भी होता है कहीं ननिहाल में चले गए हो, कभी अंकल आंटी को कोई बाहर रहते हैं तो उनके पास रहने चले गए हो, तब घर की याद किस तरीके से आई होगी वो आपको अपने हिसाब से लिखना है। ठीक है, तो हो गया आपके यहाँ चैप्टर कंप्लीट। जहाँ कहीं नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और प्रश्न उत्तर आप अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखने के लिए और साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।